अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। वैसे अगर देखा जाए तो कानून शहादत ऑर्डर के अंदर सबसे लेंथीएस्ट जो चैप्टर है वो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जिसमें आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 69 तक बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जिसके अंदर आपका सबसे पहले वो बताता है कि कौन कौन सी गवाहियाँ रेलेवेंट हैं, उसके बाद एडमिशन कब रेलेवेंट है, कन्फेशन कब रेलेवेंट है और एक्सपर्ट ओपिनियन कब रेलेवेंट है और कब इररेलेवेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 18 की, तो हमारे पास जो आर्टिकल 18 है वो बात करता है कि ऑल द फैक्ट्स रेलेवेंट, ऑल द फैक्ट्स रेलेवेंट if they are in fact in issue or if they are fact in issue or relevant fact। आर्टिकल 18 ने सिंपल ये कहा कि सारी की सारी गवाहियां एक्सेप्टेबल हैं अगर वो या तो हो रेलेवेंट फैक्ट या तो हो फैक्ट इन इशू। अब उसने ये कहा कि रेलेवेंट फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब ये कि जो असल बात, असल वक़ुआ है, उस वक़ुए में, उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो असल बात है उसको हम कहते हैं फैक्ट इन इशू। रेलेवेंट फैक्ट कौन से होते हैं? वो फैक्ट्स जो उसके साथ कनेक्टेड हों, रिलेट करें, रेलेवेंट हों। उसने कहा रेलेवेंट फैक्ट्स वो होते हैं जो कि हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड है। फिर अगर फैक्ट इन इशू को हम मजीद क्लेरिफाई करें तो फैक्ट इन इशू ने हमें ये कहा कि जो सेम टाइम सेम प्लेस पर हो उसे हम कहते हैं फैक्ट इन इशू। और रेलेवेंट फैक्ट कौन से होते हैं? जो कि अगर सेम टाइम पर हो या फिर अनदर टाइम पे हो और हो उस ट्रांजेक्शन के साथ रिलेटेड, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रेलेवेंट फैक्ट्स। उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 ने क्या बात की? आर्टिकल नंबर 19 ने हमें कुछ यूं कहा कि रेलेवेंट फैक्ट्स क्लोजली डन और कनेक्टेड टू द ट्रांजैक्शन, जिसको हम कहते हैं रेस गिस्चाए। अब ये रेस गिस्चाए क्या है? ये एक लैटिन टर्म है जिसकी मतलब ये होते हैं कि थिंग्स क्लोजली डन। थिंग्स क्लोजली डन का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे सेम टाइम पे सेम ट्रांजैक्शन की वजह से अगर कहीं और कुछ हो रहा है, लेट सपोज के अगर घर के अंदर आग लग गई और घर के अंदर आग लगने की वजह से लोगों की शाउटिंग, लोगों का चिल्लाना, ये क्या है? ये रेस गिस्चाए है। इसी तरीके से अगर इसी के साथ अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे कि फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट की, तो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के लिए हमारे पास बहुत ही एग्जाम्पल मौजूद हैं। जिस तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अगर वाक़या देखा जाए तो वो था रेलेवेंट फैक्ट से रिलेट। रेलेवेंट फैक्ट के किस तरीके से रिलेट था कि जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही दी गई वो क्या, वो किस वक़ुआ की वजह से दी गई? वो उस टाइम पे ये हुआ कि उस औरत के साथ ज़ाती करते हुए किसी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं देखा। तो लोगों ने ये कहा कि अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत ज़िम्मेदार, अगर आगे से फटा है तो मर्द ज़िम्मेदार। तो यहाँ पर वो जो गवाही दी गई थी वो गवाही दी गई थी रेलेवेंट फैक्ट की, फैक्ट इन इशू की नहीं दी गई। उसके बाद एक और हमारे पास स्टेटमेंट आई। वो किस सूरत में थी? वो स्टेटमेंट हमारे पास इस सूरत में थी कि इररेलेवेंट फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। इररेलेवेंट फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये कहे कि ये शख्स एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, ये अगर कोई शख्स ये कहे, अदालत उस शख्स को बुलाए विटनेस बॉक्स में और उससे पूछे कि ये बताओ कि उस टाइम पे क्या तुमने इसको चोरी करते हुए देखा, क्या तुमने इसको मर्डर करते हुए देखा? वो कहे कि ये तो परसों मेरे साथ कराची में था, ये तो परसों मेरे साथ मुल्तान में था। अब अदालत जो उससे पूछ रही है, कोर्ट जो उससे सवाल कर रही है, ये उस सवाल का करेक्ट आंसर नहीं दे रहा, ये कोर्ट को गुमराह कर रहा है। ठीक है, तो अदालत का टाइम वेस्ट ना किया जाए, इसलिए अदालत ने कहा कि इररेलेवेंट फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कि जो इररेलेवेंट बातें हैं, जो रिलेवेंट नहीं है उस केस के साथ, उस ट्रांजैक्शन के साथ, उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो शख्स ये कहे कि ये शख्स एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द टाइम ऑफ मर्डर, ये जो है मुल्तान में था, तो जो शख्स मुल्तान में था वो खुद लेगा प्ली ऑफ एलिबाय आर्टिकल 24 के तहत।
क्या लेगा? प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई मीन्स दैट आई वॉज प्रेजेंट इन अदर प्लेस, कि वो कहीं और मौजूद था। तो प्ली ऑफ एलिबाई इज ऑलवेज टेकन बाय द अक्यूज्ड। तो अब देखें, प्ली ऑफ एलिबाई उस शख्स ने ली, तो ये भी एक इररेलेवेंट बात है, लेकिन ये इररेलेवेंट बात रेलेवेंट बन गई। व्हेन इररेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट, आर्टिकल 24 ने क्या कहा कि कब इररेलेवेंट, जो आपका स्टेटमेंट इररेलेवेंट स्टेटमेंट है, कब रेलेवेंट होगी? तो जब कोई भी शख्स प्ली ऑफ एलिबाई ले ले तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी आपके रेलेवेंट। अब अगर हम ये देखें कि सबसे पहले हम बात किस चीज़ से कर रहे थे, हम कर रहे थे आर्टिकल 19, जो हम जिसने हमें क्या बताया, रेस गिस्चाए। रेस गिस्चाए का मतलब क्या होता है कि थिंग्स क्लोजली डन विच आर सो कनेक्टेड टू द ट्रांजेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेस गिस्चाए। उसके बाद आर्टिकल 20 ने क्या बात की? आर्टिकल 20 ने कुछ यूं कहा, काज और इफेक्ट, काज और इफेक्ट आर रेलेवेंट, कि जो भी आपके काजेज हैं, जो भी आपके इफेक्ट्स हैं, वो क्या है? वो सारे के सारे रेलेवेंट हैं। उसके बाद आर्टिकल 21 ने क्या बात की? आर्टिकल 21 ने हमें कुछ यूं कहा कि मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सीक्वेंट कंडक्ट, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट। अब देखें, मोटिव का क्या मतलब है? मोटिव का मतलब कि वजह, इस शख्स को मारने की क्या वजह है? मिसाल के तौर पे अदालत में कोई आके, कोर्ट में आके कोई शख्स ये गवाही दे कि मैंने इसको उससे, मैंने इस शख्स को जिसने मर्डर किया है, मिसाल के तौर पे कोर्ट में आके एक्स गवाही देता है कि ए को मैंने बी से पैसे लेते हुए देखे और इसके पास पैसे नहीं थे उसको वापस देने के लिए, और बी जो है इसको ब्लैकमेल कर रहा था, या बी इसको जो है प्रेशराइज टॉर्चर कर रहा था। तो यहाँ पर ये जो ए के पास मोटिव है, हो सकता है कि ए के पास यही मोटिव हो बी का मर्डर करने के लिए, या फिर एक और वजह भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर ए जो है ए ने बी का मर्डर कर दिया, अब ए ने जब बी का मर्डर किया तो यहाँ पर एक्स ने उसे देख लिया, और एक्स उसको कहता है कि तुम मुझे टाइम टू टाइम पैसे देते रहो, वरना मैं जो है सबको जाके बता दूंगा कि तुमने इसका मर्डर किया है। अब ए के पास पैसे नहीं है इसको पैसे देने के लिए, और एक्स क्या कर रहा है? एक्स उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो ए के पास ये एक मोटिव है, ए के पास मोटिव है एक्स का मर्डर करने के लिए, और एक्स का मर्डर हो जाता है। तो ये क्या है? ये है मोटिव। उसके बाद प्रिपरेशन क्या होती है? प्रिपरेशन का मतलब कि तैयारी। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने होने से 3 दिन पहले इस शख्स को उस दुकान से जहर खरीदते हुए देखा, या मैंने इस शख्स को एक इलीगल वेपन खरीदते हुए देखा, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्रिपरेशन है बिफोर द ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये कहे कि ए ने अपनी वाइफ को चाकू से मार दिया, ठीक है। अब ए कहता है कि मैं उस टाइम पे उस जगह पे प्रेजेंट नहीं था, या तो वो ये कहे कि मैं उस जगह पे उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था, या फिर वो ये कह दे, कोई और प्ली ले ले कि मैं कहीं और था, प्ली ऑफ एलिबाई ले ले, या एक्सवाइजेड। अब लेट सपोज के कोर्ट के अंदर कोई आता है और कहता है कि आज से 5 साल पहले इस शख्स की एक और वाइफ थी, और जिस तरीके से वो वाइफ मरी थी उसी तरीके से बी की डेथ हुई है, इस वाइफ की डेथ हुई है। डेट मीन्स के ये उसका प्रीवियस कंडक्ट से रिलेट कर रहा है, उसका, यानी कि उसने पिछली 5 साल पहले जिस बीवी को जिस तरीके से मारा था उसी तरीके से इसने इस बीवी को भी मार दिया। तो ये क्या है? ये भी आपका रेलेवेंट है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 हमारे पास जो है वो बात करता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट,
देखिए आर्टिकल 22 को हम वैसे अगर जनरली देखें तो आर्टिकल 22 के बारे में हम जो है इसको वैसे बोलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड। आइडेंटिफिकेशन पीरियड। आर्टिकल 22 ये कह रहा है कि वो फैक्ट्स जो कि नेसेसरी हों, किस लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या फिर किसी शख्स को पर्टिकुलर किसी शख्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, जो कि रेलेवेंट फैक्ट से रिलेट करें। मिसाल के तौर पे एक शख्स से ये पूछा जाता है कि ये 4 लोग खड़े हैं, इनमें से बताएं कि जिसने मर्डर किया या जिसको आपने उस जगह से भागते हुए देखा वो इन चारों में से कौन सा था। अब ये देखें ये क्या है, ये एक आइडेंटिफिकेशन पीरियड है, उस शख्स की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना कि आप ये बताएं इन चारों में से वो शख्स किस जैसा दिखता है, या फिर पर्टिकुलरली अगर आपको फेस उसका याद है तो आप बताएं इन चारों में से वो कौन था। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन पीरियड हम कब कहते हैं उसको, जब फैक्ट्स नेसेसरी हो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कि रेलेवेंट फैक्ट हो। उसके बाद आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 ने किस चीज की बात की, वो कहता है कि कॉन्स्पायरेटर कॉमन डिजाइन थिंग्स डन। कॉन्स्पायरेटर थिंग्स डिजाइन। मिसाल के तौर पे एक कॉन्स्पायरेटर है, एक शख्स क्या करता है कि किसी और कंट्री से असलहा खरीदता है और वो पाकिस्तान में आके उस शख्स का मर्डर कर देता है। अब उसने जो असलहा खरीदा या उसने जो भी ट्रांजैक्शन की, जो भी उसने लेती देती की किसी और कंट्री में, अगर वो रेलेवेंट थी, अगर वो उसके साथ कनेक्टेड थी, थिंग्स डिज़ाइन उस वकुए को सरंजाम देने के लिए या उस ट्रांजैक्शन को सरंजाम देने के लिए वो अगर नेसेसरी थी, तो वो कॉन्स्पायरेशन का वो एक्ट भी रेलेवेंट है। उसके बाद जो हमारे पास आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 ने किस चीज की बात की, आर्टिकल 24 कहता है व्हेन इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट। व्हेन इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम रेलेवेंट, बिकम्स रेलेवेंट, कि कब आपके इररेलेवेंट जो फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट बनेंगे। तो देखें जो भी आपके इररेलेवेंट फैक्ट्स हैं, इररेलेवेंट फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, लेकिन वो कब रेलेवेंट बन सकते हैं, जब कोई शख्स प्ली ऑफ एलिबाई ले ले, कोई शख्स प्ली ऑफ एलिबाई ले ले तो वो आपके रेलेवेंट बन जाएंगे। और जो हम आर्टिकल 22 की बात कर रहे थे, यहाँ पर एक बात स्किप हो गई कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट। उसके बाद आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 किस चीज की बात करता है, आर्टिकल 25 आपका बात करता है इन सूट्स डैमेजेस फैक्ट्स, इन सूट्स डैमेजेस, इन सूट्स डैमेजेस फैक्ट्स टेंडेंट टू इनेबल, फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल। आर्टिकल 25 ने ये कहा कि टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन द रेलेवेंट, डिटरमाइन आर रेलेवेंट। मिसाल के तौर पे जब हम एडमिशन की बात करेंगे तो कोई भी शख्स, सॉरी, जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो कैरेक्टर जो है वो सिविल के अंदर रेलेवेंट नहीं है, कैरेक्टर सिविल के अंदर रेलेवेंट नहीं है, आइदर गुड और आइदर बैड। लेकिन आर्टिकल 25 ने हमें ये कहा कि जब आपके सूट्स होंगे डैमेजेस से रिलेटेड, जब आपके सूट्स होंगे डैमेजेस से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो कोर्ट जो है वो डिटरमाइन करेगी कि इस शख्स का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का है। ठीक है, बाय नोइंग हिज कैरेक्टर, कोर्ट डिटरमाइन करेगी बाय नोइंग हिज कैरेक्टर। उसके बाद आर्टिकल 26 किस चीज के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 26 बात कर रहा है फैक्ट्स रेलेवेंट राइट और कस्टम, फैक्ट्स रेलेवेंट राइट ऑफ कस्टम। आर्टिकल 27 ने ये बात की, मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये कह दे कि ये जो जगह है, ये जगह इसके फादर ने, इसके ग्रैंडफादर ने ये जगह जो है वक्फ कर दी है हमारे उस कस्टम के लिए, उस मेले के लिए। अब वो शख्स कहता है कि नहीं, मेरे दादा ने कोई भी किसी किस्म की जगह वक्फ नहीं की थी और ये जगह, ये प्रॉपर्टी जो है वो मुझसे रिलेट करती हुई प्रॉपर्टी मेरी है। अब यहाँ पर उस कस्टम का होना, यहाँ पर उस कस्टम का होना, उस मेले का होना, अगर वो मेला वाकई हर साल हर महीने होता आ रहा है,
तो उस कस्टम का होना क्या होगा, रेलेवेंट होगा। उसके बाद आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 किस चीज की बात करता है, आर्टिकल 28 बात करता है कि वेदर एक्ट वाज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल, वेदर एक्ट्स आर इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा है कि रैश ड्राइविंग के ज़रिए से अगर किसी की मौत हो जाती है, रैश ड्राइविंग के ज़रिए से अगर कोई शख्स मर जाता है, तो उसमें जो पर्चा कटना चाहिए वो 320 का कटना चाहिए, लेकिन अक्सर कटता 302 का है। अब वहाँ पर ये देखा जाएगा कि आइदर इसने जो उसको मारा वो इंटेंशनल मारा या एक्सीडेंटल मारा। किस तरीके से, लेट सपोज के जो अक्यूज था उसका कोई भी कनेक्शन नहीं था, ठीक है, उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि मिसाल के तौर पे कुछ लोग ये कहते हैं कि ये शख्स आज से 10 दिन पहले इसको धमकी देने आया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन उसने क्या किया, देखें उसने जो है एक इंटेंशनल डेथ को चेंज कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक्सीडेंटल में, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो फैक्ट्स देखे जाएंगे कि जो एक्ट हुआ है वो एक्ट इंटेंशनल हुआ है या एक्सीडेंटल हुआ है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने जो है मेरा घर जल गया है और वो क्लेम करे एक किसी भी फाइनेंशियल जो भी उसका इदारा है उस इदारे से वो क्लेम करे कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो जल गई है और मुझे इतना, मेरा इतना हिस्सा बनता है, आप मुझे दें। तो अब वो लोग ये देखेंगे कि आइदर वो प्रॉपर्टी वाकई वैसे ही जली है या फिर जो है इंटेंशनल इसने खुद जलाई है, ठीक है। तो फैक्ट्स, वेदर एक्ट्स आर इंटेंशनल और एक्सीडेंटल, के जो आपके एक्ट्स हैं वो इंटेंशनल हैं या फिर एक्सीडेंटल हैं। उसके बाद आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 किस चीज़ से रिलेट करता है, वो है कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट, कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। आर्टिकल 29 सिंपल ये कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं जो है कोई भी एक टेलीग्राम पोस्ट करवाता हूँ और टेलीग्राम में पोस्ट करवाता हूँ 25 तारीख को, 25 दिसंबर को मैं पोस्ट करवा देता हूँ। अब वो उसका जो कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो जो कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि 5 से 6 दिन के अंदर वो पहुंच जाना चाहिए, और वो नहीं पहुंचता, और 5 या 6 जनवरी को वो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि सर आपने, आपका टेलीग्राम हमें नहीं मिला और हम आपका ये टेंडर जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैंने अपना कोर्स ऑफ बिजनेस यानी मैंने अपनी तरफ से वो चीज़ भेज दी थी, अब अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली, इसमें मेरा कोई भी किसी किस्म की इंटेंशन नहीं है और मेरा किसी भी किस्म का कोई एक्ट नहीं है जिसकी वजह से वो चीज़ आपके पास नहीं पहुंची। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कोर्स ऑफ बिजनेस यानी मैंने अपना काम कर दिया था, दैट मीन्स के वो चीज़ उसके साथ रेलेवेंट है। तो आज जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए वो थे आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 29 तक, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एक्ट्स जो हैं कब रेलेवेंट है और कब रेलेवेंट नहीं है। तो आर्टिकल 18 से लेके 29 तक हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया गया कि रेस किस चाहे भी रेलेवेंट है, काज इफेक्ट जो है वो भी रेलेवेंट है, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है वो भी रेलेवेंट है, और इसी के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन वो भी रेलेवेंट है, और कॉन्स्पायरेटर जो भी कोई काम करता है वो भी रेलेवेंट है, और 24 प्ली ऑफ एलिबाई भी रेलेवेंट है। डेट मीन्स के आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 29 तक सिर्फ ये बताया गया कि कौन कौन सी एक्ट्स जो है वो रेलेवेंट है, ठीक है, आइदर फैक्ट इन इशू आइदर रेलेवेंट फैक्ट। उसके बाद अगर हम ये देखें फर्दर, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो है एडमिशन एंड कन्फेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि एडमिशन कब रेलेवेंट है, कब रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, और एडमिशन हमेशा होता है किसके अंदर, सिविल के अंदर, और कन्फेशन होता है किसके अंदर, क्रिमिनल के अंदर। तो कन्फेशन में हम ये देखेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि कन्फेशन कब रेलेवेंट है और कब रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।